हेलो। तो बलबन के बाद क्या होता है? बलबन के बाद कैकुबाद, कैकुबाद, कैकुबाद सम्राट बनते हैं। कैकुबाद ये सम्राट बनते हैं। और बलबन, बलबन की मृत्यु जब 86 में हो गई थी तो लगभग 1286 से लेकर 1290 तक कैकुबाद शासन करते हैं। और उसके बाद इनको पद से हटा दिया जाता है। और इनको पद से हटाने के बाद वहां के जो अमीर थे वो जलाल 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 उद्दीन को नया सम्राट बनाते हैं, जिसको हम लोग जलालुद्दीन कहते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1290 से लेकर मात्र 1290 के बाद 1200 नहीं 1320 तक इनका शासनकाल रहा। यानी अगर देखा जाए तो केवल 30 वर्ष। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें खिलजी वंश से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हालांकि खिलजी वंश में केवल 4 ही 5 शासक हुए, लेकिन उन 4-5 में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं उनकी बात करेंगे। तो खिलजी वंश की बात करते हैं। तो जरा देखते हैं हम लोग खिलजी वंश के विषय में। तो देखिए भाई, खिलजी वंश 1290 से स्टार्ट होता है। 1290 से स्टार्ट होता है। 1290 से स्टार्ट होता है और जाता है 1320 तक। अगर आप देखें गौर से तो केवल 5 ही शासक हैं। और इनमें भी देखें जलालुद्दीन खिलजी जो है वो लगभग 6 वर्ष तक शासन किए हैं। ये 96 से लेकर 16, यानी लगभग 4 साल ये और 16 साल ये, 20 वर्ष तो इन्होंने शासन किया। 20 वर्ष, ये तो केवल 35 दिन ही रहे थे। और 16 से 20 लगभग 4 वर्ष इन्होंने शासन किया। तो जो 30 वर्ष की बात थी, 6 साल ये, 20 ये, 26 और 4 30 वर्ष शासन किया। ये दोनों शासक नाम मात्र के शासक रहे। ये केवल 35 दिन शासन कर पाए और ये केवल 12 दिन। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये जो फोटो बनी है ये गूगल से ली गई है। तो जैसे कहने का मतलब ये ओरिजिनल फोटो तो हो नहीं सकती, उस समय कैमरा नहीं था, एक अंदाजे से किया गया है। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है, इनका बेटा सिहाबुद्दीन उमर खिलजी ये इनका उत्तराधिकारी था, स्वयं चुना था इन्होंने। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और उसके बाद नसीरुद्दीन खुसर शाह। ठीक, तो एक एक करके इनकी बात करते हैं, सारे खिलजियों की बात करते हैं एक एक करके। लेकिन जरा एक फोटो पे निगाह और मारते हैं, थोड़ा भाई इसके विषय में बात कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है 1290 में। इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी और ये आदर्श और निरंकुशवादी थे। आदर्श यानी भैया यहां पे समझिएगा, जो बलबन की नीतियां थी, जो कड़ी नीतियां थी, रक्त और लौह की नीतियां थी, वो यहां पर इन्होंने खत्म कर दी। कई लोग बोलते थे ये कमजोर शासक है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक, इन्होंने अलाउद्दीन को, अपने ही जो भतीजा था उसको अमीर ए तुजुक का पद दिया था और अपनी बेटी का विवाह भी किससे कराया था? अलाउद्दीन से कराया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात है, 1296 ये ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराई, बाजार नियंत्रण किया। अभी इसके विषय में हम बात करेंगे। 4 अध्यादेश थे, उपहार, पेंशन और दान में प्रदत्त भूमि से संबंधित व्यक्तियों से वापस ली जाएगी। गुप्तचर विभाग बनाया था, मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी और सरदारों और अमीरों की दावतों विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। और 3 चीजें बनाई थी, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, यह मंगोलों से रक्षा के लिए था, मंगोलों से रक्षा के लिए था। और अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। लेकिन अभी इनके विषय में बाकायदा हम एक एक चीज मतलब एक एक बात भी
बताएंगे। तो खिलजी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी की। अब जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं तो भैया अभी आपने देखा इनका कार्यकाल केवल 6 वर्ष का रहा है, यानी मान के चलिए इधर 1290 से लेकर 1296 तक रहा इनका, 1296 तक इनका कार्यकाल रहा। जलालुद्दीन की एक खास बात थी, जलालुद्दीन वो क्या चाहता था, वो चाहता था जनता का समर्थन। वो जानता था कि भारत की अधिकांश जनता जो है वो अधिकांश जनता हिंदू है, और वो ये समझ गया था कि अगर भारत में अधिक समय तक शासन करना है तो निश्चित तौर से हिंदुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी हम जो सोच रहे हैं कि सबको मुस्लिम बना दे या ऐसा कुछ कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हिंदू जो जनता है उसको भी खुश करना है। बलबन द्वारा लाए गए कड़े कानूनों को समाप्त किया। अभी जो बलबन बड़े बड़े कठिन कानून लाए थे ना, बताया था ना, वो रक्त और लौह की नीति है ना, और दमन कर देना, चालीसा दल को धीमे से सब खत्म कर दिया, अपने ही चचेरे भाई को जो शेर खाता उसको जहर दे के मार दिया, ये सारी चीजें इन्होंने करना बंद कर दिया। हालांकि कुछ लोग इन्हें कमजोर भी बोलते हैं, साहब ये कमजोर शासक थे, लेकिन इतिहास हर चीज का मूल्यांकन अपने हिसाब से करता है। कोई इन्हें कमजोर शासक कहता है, कोई ये भी कह सकता है दूरदृष्टि थी कि अगर हमें सबको साथ लेके चलना है। इवन इन्होंने अपने खिलाफ कई बार विद्रोह करने वाले लोगों को भी माफ कर दिया। लोग कहते साहब अपने खिलाफ जो विद्रोह कर रहा है कम से कम उसको तो मारो, लेकिन इन्होंने नहीं मारा, तो इसलिए कई लोग इनको बोलते साहब आप कमजोर थे। लेकिन यह भी होता कि दुश्मनों को क्षमा कर दिया जाए तो वो आपके पक्के मुरीद बन जाएंगे, शायद ये सोच थी। तो इनकी जो सोच है उसको अपना देखना है, समझना है। 1292 में इन्होंने क्या किया, 1292 में अपने भतीजे जो अलाउद्दीन था को अवध एवं कारा का एकता प्रदान किया। एकता, अब एकता हम बता चुके हैं, एकता का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह आपको दे देंगे अवध और किसकी, कारा की, यहां से पूरा राजस्व वसूलो, अपना खर्चा निकालो, अपनी सेना का खर्चा निकालो। लेकिन अपनी सेना का मतलब वो ये सेना है जो सुल्तान की सेवा के लिए, रखो तुम, खर्चा तुम दो, आवश्यकता पड़ने पे हम ले लेंगे, और जो पैसा बचे वापस कहा राजकोष में जमा करो, उसका पूरा हिसाब, एक एक नए पैसे का हिसाब रखा जाए। यही तो था भैया सिस्टम एकता का। तो इन्होंने उस एकता को भी इनको दे दिया। और 1294 में इन्होंने अलाउद्दीन को देवगिरी के अभियान पर भेजा। देवगिरी के अभियान पर भेजा। देवगिरी के अभियान में भेजा। उस समय देवगिरी पे रामचंद्र देव का शासन था। ये जो अभियान था बेहद सफल रहा।
और रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार करी और कहा कि भाई जो भी पैसा शर्तों वाला है वो सारा पैसा आपको हम देंगे। हालांकि इस अभियान के समय अमीर खुसरो भी मौजूद थे। अमीर खुसरो भी साथ थे। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक यहां समझिएगा, अमीर खुसरो जिनको हम लोग बोलते हैं पैलेट मैन ऑफ इंडिया, तोता-ए-हिंद, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी रहे और जलालुद्दीन खिलजी के साथ भी रहे। जलालुद्दीन खिलजी के साथ थे, उन्होंने अपने भतीजे के साथ कर दिया कि भैया जाओ जरा पता करके आओ कैसा क्या है ना। और इन्होंने अपनी जो किताब लिखी उसमें एक एक चीज का वर्णन किया। अच्छा, इसमें एक चीज बता दें, आपको याद आया, एक नाम आपने सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया एक ऐसे संत रहे हैं, सूफी संत रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं बल्कि 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। जलालुद्दीन खिलजी उनसे मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। तो शेख निजामुद्दीन जो औलिया उनके प्रमुख प्रिय शिष्य कौन थे? ये थे अमीर खुसरो। तो जलालुद्दीन ने कहा कि यार अमीर खुसरो जरा मिलवाओ इनसे। उन्होंने कहा ठीक है मिलवा देंगे। तो भाई जलालुद्दीन खिलजी मिलने गए, किनसे? शेख निजामुद्दीन औलिया से। और जब शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने गए तो शेख निजामुद्दीन औलिया उसी समय कहीं और निकल गए, अजोधन में निकल गए। यानी देखो, जब आए तो मालूम पड़ा भाई हम तो मिलने आए, तो मालूम पड़ा साहब आज तो गुरुजी कहीं निकल गए। यानी मना भी नहीं किया और मिले भी नहीं। और खास बात यह है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी कोशिश करी, अमीर खुसरो के माध्यम से कहलवाया कि भैया हम मिलना चाहते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया से, सूफियों के संत, जिन्हें ऋषि संत या योग ऋषि कहा जाता है। वे मिले नहीं। इन्होंने क्या कहा, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, आप एक दरवाजे से आओगे तो हम दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। तो यानी कुल मिला के ये मिले नहीं। ठीक, तो किताब का नाम था मिफ्ता उल फुतहू और उसमें इस युद्ध का बाकायदा वर्णन है। और ये सब जीतने के बाद, खजाना लूटने के बाद खूब पैसा रुपया मिला, यहां पे ये जीते हैं और उसके बाद ये घर बैठ गए हैं अपने। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से मिलने आए तो माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा से मिल रहे थे, या जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो उन्होंने उनको मार दिया, धोखे से उनकी हत्या कर दी। और अब गद्दी पर बैठते हैं कौन? अब गद्दी पर बैठेंगे, अब गद्दी पर बैठेंगे, अब गद्दी पर बैठेंगे अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। कई सारी बातें इनकी आती हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस समय अलाउद्दीन खिलजी से ही आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आज की डेट में आईएएस में, पीसीएस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से आ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहली बात तो इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया सिकंदर ए सानी। यानी ये कह लो अपने आप को इन्होंने कह दिया दूसरा सिकंदर। जैसे सिकंदर विश्व विजेता था या बनना चाहता था, वैसे इनकी प्रबल इच्छा थी कि हम भी भाई विश्व विजेता बनेंगे। ठीक, लेकिन ये शासन करना चाहते थे कैसे? निरंकुश।
निरंकुश शासन करना चाहते थे और इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, राजनीति से अलग रखा। अब इसका मतलब क्या है? राजनीतिक मामलों में अलाउद्दीन खिलजी किसी भी तरह के धर्म का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करते थे। यानी अगर कोई राजनीतिक रूप से फैसला लिया गया है और कोई उलेमा कह दे कि ये ऐसा नहीं है या ये नहीं सही है, तो ये मानते नहीं थे, कहते थे राज्य अलग है और ये वाली बात अलग है। हालांकि ये इसीलिए चूंकि ये दूसरा सिकंदर बनना चाहते थे, इन्होंने स्वयं का एक धर्म चलाना चाहा। हालांकि इन्होंने एक स्वयं का धर्म बनाया, जैसे कि हम ना इस्लाम, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, जो भी उस समय होते हो, इन्होंने कहा साहब हम अपना एक बिल्कुल नया एक नया धर्म बनाएंगे जिसमें सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें होंगी। लेकिन इनके जो वजीर थे, कौन? अलाउल मुल्क, ये इनके वजीर भी थे, सलाहकार भी थे, इनके मित्र थे। इन्होंने मना कर दिया, बोले साहब ये मत करो। बोले फिर आप इसी में पछड़े फंस जाओगे और जो आपका सपना है विश्व विजय का या संपूर्ण भारत की विजय का या दक्षिण की विजय का, ये सारी चीजें आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए भाई ये सब चीजें इन्होंने खत्म कर दी। यहां पे याद रखना है, खिलजी अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन के समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। भैया अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। हालांकि दिल्ली एवं मंगोलों के बीच जो सीमा थी, वो सीमा क्या थी? वो सीमा थी सिंधु नदी। और यहां पे देखिएगा एक जगह पे लिखा है ये सीरी का किला। ये जो सीरी का किला बनवाया इन्होंने, सीरी का किला, ये सीरी का किला भी मंगोलों से बचने के लिए ही था। यानी मंगोलों से बचने के लिए ही, देखो मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण इन्हीं के समय में हुए। इनमें और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? सिंधु नदी। और इन्होंने सीरी का किला जो बनवाया वो इसलिए बनवाया था ताकि मंगोलों के खिलाफ एक किला बन जाए सीमा के पास में, और वहां पे हम सारे साधन अपने जुटा लें ताकि भविष्य में अगर कभी मंगोल हम पे आक्रमण करते हैं तो कम से कम मेरे पास गोला बारूद या रसद या भोजन या लकड़ी या जो भी बारूद या तलवार जो भी चीजें हैं, उन सबकी किसी भी कंडीशन में मेरे पास जो है वो कमी ना होने पावे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कुछ कार्यों की। इनका जो सबसे प्रमुख कार्य बताने जा रहे हैं वो बात करेंगे भैया राजस्व की। राजस्व, इन्होंने राजस्व की वसूली के लिए भूमि की पैमाइश करा के राजस्व वसूला। भूमि की पैमाइश करा के, अब यह क्वेश्चन कई बार आ चुका कि भूमि की पैमाइश करा के राजस्व वसूलने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसका क्या मतलब हुआ? पहले अमीर और गरीब दोनों एक है टैक्स दे रहे हैं,
अमीरों का वजन पड़ रहा है टैक्स का, किस पे? गरीब का। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अब हम क्या करेंगे? पैमाइश कराएंगे, जिसके पास जितनी भूमि उतना ही टैक्स दो, काम खत्म। और इन्होंने कहा कि शुद्ध 50% टैक्स लेंगे हम, या राजस्व जो भी। कितना भैया? 50%। अब यहां पे समस्या यह है कि अगर हम पूरा पूरा 50% लेंगे तो है क्या? इन्होंने क्या किया, लोगों को जो भूमि मिली थी, भूमि को छीना। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज हम बना नहीं पा रहे थे, क्या बोले इसमें, तो भाई से लिख दे रहे, भूमि को छीना। हमने कहा ना, जैसे मौके पे हमको समझ में नहीं आ रहा इसमें हम क्या शब्द बोले, तो भूमि को छीना लिखेंगे। इसका मतलब क्या समझिएगा, कुछ लोगों को मिल्क के रूप में भूमि मिली थी। मिल्क का मतलब भैया इनाम, या भैया कभी हमें कोई पेंशन के रूप में मिल गया, कभी इनाम के रूप में मिला, और कभी हमें क्या मिल गया? पेंशन के रूप में मिल गया, या जो संपत्ति के रूप में मिल गया, वो सब छीन लिया इन्होंने। साथ में बफ, यानी धार्मिक कार्यों के लिए मिली जमीन, धार्मिक कार्यों के लिए मिली जमीन इन्होंने सब छीन लिया। इन्होंने कहा कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, सबको टैक्स देना है और सारी जमीन हमें चाहिए। ठीक ठीक, तो इन्होंने, और इस राजस्व की वसूली के लिए दीवान ए मुक्तराज का पद भी सृजित कर दिया कि साहब पूरा पैसा वसूल के हमको चाहिए, और पैमाइश के आधार पे चाहिए, नाप नाप के लेके आओ। यानी जितनी पास, जिसके पास ज्यादा जमीन उस पर। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जो गैर कृषि वाली थी, जब पैमाइश हुई तो मालूम पड़ा साहब यहां तो खेती है ही नहीं, क्योंकि यहां तो पानी है, ये तो बंजर है। यहां पे इसका मतलब है अच्छी वाली जमीन, जिसको खालसा जमीन कहा गया, उसकी पहचान भी हो गई कि साहब ये जमीन ज्यादा अच्छी है ना, इसकी पहचान भी हो गई। तो एक काम इनका राजस्व वाला ये सबसे बढ़िया रहा, है ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने किया बाजार पर नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण। तो एक तो ये रहा, दूसरा इन्होंने किया बाजार पर नियंत्रण। बाजार पर नियंत्रण करने का अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने चीजों के दाम फिक्स कर दिए। इवन घोड़ों को खरीद फरोख्त पर रोक भी लगा ली, चीजों के दाम फिक्स कर दिए। अगर जिस चीज पर, जिस चीज का जितना रेट है उससे जरा सा भी ज्यादा ले लिया तो भैया तुम्हारी आफत है। और आज जैसा नहीं है कि अगर आपने मिलावट की, या आपने कालाबाजारी की, या आपने डांडी मार ली, 1 किलो की जगह तुमने जो है 900 ग्राम दे दिया, या देखा तुमने कि किसी चीज की किल्लत है। कभी देखा होगा ना कि पता लगा टमाटर के रेट 100 रुपया किलो, काहे हो गया, प्याज के रेट 100 रुपया किलो। यार 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन आदमी प्याज ना खाए, अपने आप रेट नीचे हो जाएंगे। लेकिन क्या है, कई बार लोग सोचते हैं यार प्याज कम आ रहा था, चलो छुपा धर लो, 2 दिन तक निकालो ही नहीं। 2 दिन तक आदमी कहेगा अरे प्याज है ही नहीं, प्याज है ही नहीं, अपने आप रेट बढ़ जाएगा। जो चीज कम होती है उसका रेट तो बढ़ ही जाता है। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा कर दिया तो अंग भंग कराएंगे। अंग भंग यानी आप समझ सकते ना,
कहा तो यह भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कम तौलता था तो जितना कम तौला शरीर से उतना ही मांस काट लेते थे, क्यों भाई? इसीलिए ये कहते हैं बड़ा कठोर ये सिस्टम था इनका। ठीक है भैया। और बाजार पे नियंत्रण किया, इसका जो हेड बनाया, अब यहां पे समझिएगा, ऐसा नहीं कि इसका एक हेड बना दिया तुम देखे रहना, कुछ नहीं। इन्होंने हेड के पीछे इन्होंने एक बनाया बाजार अधीक्षक। अब ऐसा नहीं कि बाजार अधीक्षक काम करेगा तो रिपोर्ट दे दे सरकार को कि साहब देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। बाजार अधीक्षक क्या कर रहा है इसकी भी कोई जांच करेगा, यानी डबल, है ना? तो इन्होंने क्या कह दिया कि इसकी जांच कौन करेगा? बरीद करेगा। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, यानी पहले मार्केट में गड़बड़ ना हो ये कौन देखेगा? बाजार अधीक्षक। अब मान लो दुकानदार और बाजार अधीक्षक आपस में मिल जाए कि यार एक काम करना, किसी को बताना नहीं, यार रेट थोड़ा बढ़ाए दे दे, आधा से ले लो। तो उन्होंने एक आदमी और नियुक्त कर दिया, कौन? बरीद। इनने कहा एक काम करो तुम देखे देना, उन्होंने कहा ठीक। अब लेकिन ये भी गड़बड़ ना करे तो एक और ले लिया, मुहिन। इसको गुप्तचर कहा जाता था, जासूस। और ये भी गड़बड़ ना करे तो इनके साथ में लगा दिए गए किन्नर, यानी तुम भी बीच बीच में पता करते रहो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, यानी निश्चित तौर से गलत करना ही नहीं करना है। ठीक भाई। और बाजार अधीक्षक को कहा जाता था सहना। और पहला कौन था? मलिक कबूल। मलिक काफूर नहीं, है कबूल है। यानी आप देख रहे हो कितना जबरदस्त। लेकिन बाजार पे इतना कठोर नियंत्रण क्यों? यह क्वेश्चन आपके सिविल में 20 बार पूछा जा चुका है कि ऐसा क्यों था। इसका बहुत सारे रीजन है। अधिकतर लोग इसको जोड़ते हैं कि साहब वो अपने कर्मचारियों को पेमेंट या वेतन नहीं देना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं, वो चाहते थे, वो दो चीजें चाहता था। एक तो ये मंगोलों के विरुद्ध विशाल सेना का निर्माण हो जाए, विशाल सेना का निर्माण हो जाए। और दूसरा चाहते थे कि हिंदू जनता डूबे। हिंदू जनता, या चाहो तो तुम जनता भी मान सकते हो, हालांकि उसने हिंदू ही सोचा होगा क्योंकि सीधी सी बात है हिंदुओं की ही तो संख्या उस समय ज्यादा थी। और चाहता था हिंदू जनता कभी विद्रोह ना करे, विद्रोह ना करे। अब अगर हर चीज के रेट निश्चित है तो जनता को दिक्कत नहीं होगी, जनता को दिक्कत नहीं होगी तो भैया कभी कोई समस्या नहीं होगी। इन्होंने राशन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। ठीक, वही जैसे हम लोगों का राशन नहीं मिलता तो कई चीजें आती हैं। एक चीज आती है कि बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था, मैंने उद्देश्य तुमको बता दिए। और आता है कि सर्वप्रथम कौन दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश कराई, तो भूमि की पैमाइश देख लेना भैया, हमने लिखा है भूमि की पैमाइश कराने वाला। फिर एक किया जाता है कि 50% टैक्स किसने वसूला, तो ये भी यही है। ठीक भाई। अच्छा, सर्वाधिक आक्रमण किसमें हुए ये तो बता ही चुके हैं। अब भैया थोड़ा सा आगे आते हैं। आप देखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज की डेट में अलाउद्दीन खिलजी से ही आते हैं। रहे केवल 20 साल, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाले यही बाबूजी हैं। पूरा खिलजी वंश केवल 30 ही साल है, 30 ही साल है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि केवल और केवल खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी, वो केवल और केवल 20 साल ही रहे। लेकिन देखिए
कि कितने सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने दो नए टैक्स लगाए, एक घड़ी टैक्स या कर कह लो, एक चराई कर। ये लगाते थे घरों पर, घरों कह लो, झोपड़ी कह लो, इस पे लगाया जाता था। और ये चराई मतलब चरना, चरना है ना, ये लगाया जाता था पशुओं पर, पशुओं पर। कि आपके पशु अगर चरेंगे, कुछ खाएंगे, जमीन में घास घास खाएंगे, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक घड़ी टैक्स है, ये उनके लिए था कि जिनका जैसे आजकल नहीं था हाउस टैक्स, हाउस टैक्स सेम वही है, घड़ी टैक्स हाउस टैक्स है ना, हाउस टैक्स है भैया ये वाला इनका। आगे देखते हैं। इन्होंने नया काम किया, एकता की जगह नकद वेतन, नकद वेतन। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो हमने एकता वाला सिस्टम खत्म कर दिया कि भैया हम तो वो देखेंगे, जमीन की पैमाइश करेंगे, 50% टैक्स चाहिए जो कृषि योग्य भूमि है, तो एकता वाला काम तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एकता छोड़ो, तुम्हें हम नकद वेतन देंगे, तुम नकद वेतन लो, काम करो। यानी आज नकद वेतन देने वाला कौन है? तो ये भी याद रखना भैया, नकद वेतन वाले ये हैं। इनके जो सेनापति थे, इनके जो सेनापति थे, जो विश्वास पात्र थे, 5 नाम आते हैं जो इतिहास में बहुत जगह है। जैसे एक नाम सुना होगा अल्प खां, एक फिल्म आ गई अलाउद्दीन खिलजी वाली, उसमें एक नाम बड़ा फेमस हो गया मलिक काफूर, सबने नाम सुना होगा, है ना, बहुत सारे नाम थे, है ना। एक मलिक काफूर हो गया, काफूर हो गया, एक उलूग खां हो गए। 5 हैं, किताब में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। उलूग खां हो गए, और भैया नुसरत खान हो गए, और जफर खां। अब ये क्वेश्चन अलग से आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन, इन्हीं 5 में से 2 या 3 दे देते हैं, तो कह देगा कौन अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पात्र थे। तो याद रखना भैया ये सब। हालांकि इसमें जो जफर खान है, इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है मंगोलों के विरुद्ध अभियान में मृत्यु। ये जो मलिक काफूर है, इनका नाम सुना होगा सभी ने, इनको कहा जाता है 1000 दिनारी, सुना होगा। बताया जाता है इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी कहा जाता है। बहुत से इतिहासकार दक्षिण विजय का श्रेय इसी को देते हैं, कई सारे इतिहासकार कहते हैं भैया कि दक्षिण विजय का श्रेय इन्हीं को देते हैं। यहां पे समझिएगा, एक चीज समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन दक्षिण विजय करने वाला पहला सुल्तान था। पहली चीज, पहला सुल्तान।
या ये कह लो विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पार करने वाला पहला सम्राट, पहला सुल्तान। तो बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। नकद वेतन पहली बार इक्टा की जगह, भूमि पैमाइश पहली बार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करने वाला पहली बार, साउथ तक पहुंचने वाला पहली बार, सर्वाधिक मंगोलों से आक्रमण पहली बार, मंगोलों और दिल्ली सल्तनत की बीच सीमा सिंधु नदी या जो सीधी का किला है। ये सारी चीजें पहली बार किसी सुल्तान ने कहा कि हम उलेमाओं के प्रभाव में नहीं आएंगे, उलेमा के हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम मुल्ला मौलवियों के हिसाब से काम नहीं करेंगे। राज्य की अपनी एक नीति होती है, राज्य अपनी नीति के हिसाब से चलेगा। अगर किसी को लगता है कि ये इस्लाम के विरुद्ध है तो भैया अगर राज्य के हित में होगा तो हम इसे करेंगे, है ना। और यहां पे समझना, हालांकि दक्षिण विजय करने वाला पहला सुल्तान था, लेकिन ये साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था, केवल इसको क्या था, धन का लालच था और थोड़ा सा ये मान सम्मान यानी गौरव प्राप्त करना चाहता था। कतई इसको ये नहीं था कि नहीं हमको जो है शासन करना, शासन नहीं करना था, इसको अपना साम्राज्य वहां तक ले जाना है, धन को लूटना है और मेरे गौरव में वृद्धि हो, थोड़ा सा सब सिस्टम बने इसका, है ना। ये सारी चीजें इनका मूड था, यानी कहने का मतलब है। और इन्होंने भी, जैसा हमने कहा, इन्होंने भी मिलने का प्रयास किया था। जलालुद्दीन हो गए, जलालुद्दीन हो चाहे और चाहे उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के समकालीन कौन रहे हैं? इन दोनों के समकालीन रहे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोनों के समकालीन कवि थे, इन्हीं को बोलते हैं तोताए हिंद। तोता ए हिंद। और ये दोनों ही, कौन? ये और ये दोनों ही शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते थे, लेकिन अब यहां समझना, शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते थे, लेकिन शेख साहब ने क्या किया, जलालुद्दीन से साफ मना नहीं किया, लेकिन मिले भी नहीं, क्योंकि जब जलालुद्दीन मिलने आए तो वो चले गए अजोधन में। अब पता लगा पहुंचे, भैया आए हैं उनसे मिलना है, अरे से वो तो चले गए। और जो अलाउद्दीन है, इनके भतीजे हैं, से साफ मना कर दिया। ये इसलिए कह रहा है, ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अलाउद्दीन खिलजी से साफ मना कर दिया था मिलने से? तो वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। हालांकि इन्होंने, दो अलाउद्दीन की बात करना भी है ना, इन्होंने शराब, अफीम जैसी नशीली चीजों पे
नशीली चीजों पर रोक लगा दी थी। हालांकि रोक लगाने का उद्देश्य इतिहासकारों में अलग अलग मत है, लेकिन अधिकतर यह माना जाता था कि शराब पीने में सब लोग मिलकर शराब पिएंगे, 4-10 लोग बैठेंगे तो हो सकता है मेरे खिलाफ कोई विद्रोह या ऐसी कोई बात हो, इसलिए भी शायद इन्होंने इसको मना किया। इवन इन्होंने अपने अमीरों से कहा आप किसी तरह का सामाजिक समारोह करें, जैसे अपने होता ना होली मिलन समारोह हो गया, फलानी जाति का अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन, ऐसे कोई भी सम्मेलन होंगे तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। अब ऐसा रोक क्यों लगाई होगी? ताकि ये लोग संगठित ना हो पाए। संगठित होंगे तो मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हैं या कुछ भी करे, तो हम इन लोगों को संगठित ही ना होने दे, संगठित ना होने दे। ठीक है भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं कि इनके लड़े गए युद्ध। तो भैया यहां पे देखिएगा, अभी मैंने बताया था कि राज्याभिषेक 1296 में हुआ, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली, बता चुके हैं। बाजार पे नियंत्रण था, सहाने मंडी बनाया था, वही मलिक कबूल को हमने बताया था, मलिक कबूल है, सहाने मंडी हमने वहां पे सहाना लिखा था, केवल एक ही बात है। समस्त व्यापारियों पे नियंत्रण था, सफलता के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। 3-3, 4-4 स्तर हिंजड़ों किन्नरों तक को इसमें लगा दिया गया था, देखे रहे ना कोई गड़बड़ी ना हो पाए। इन्होंने घर और झोपड़ी पे कर लगाया था, चराई कर लगाया था, दुधारी पशु बता चुके भैया। अच्छा, इन्होंने अध्यादेश क्या लिया था? जो भी उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि हो गई, बताया भैया, मिल्क बोलते थे इसे, मिल्क। क्या बोलते थे इसे? मिल्क। इन्होंने कहा वापस करो सब, किसी कुछ नहीं मिलेगा, सब वापस। गुप्तचर विभाग बनाया, ठीक। सरदारों अमीरों की दावतों, वही हमने जो भी कहा था, सामाजिक समारोह, या आप इस तरह के सामाजिक समारोह नहीं करोगे कि वहां खूब पैसा इकट्ठा करो, वहां खूब पैसा खर्चा करो, फिर गुटबाजी करो, सब लोग मिलो, फिर बतियाओ, फिर एक दूसरे की बुराई करो, चुगलखोरी करो, हैं, कोई असंतोष हो, ये सब कुछ नहीं। और मादक पदार्थ, जुआ, भांग आदि पे प्रतिबंध लगाया। निर्माण कार्य, अलाई दरवाजा कराया, सीरी का किला कराया, 1000 खंबे का महल, अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। ये सारी बातें तो बता ही चुके हैं, ठीक। चलो भैया, अब बात करते हैं इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखते, पहला है गुजरात विजय। सिंहासन पे आसीन होने के 1 साल बाद, यहां पे याद रखिएगा, सिंहासन पे आसीन हुआ। देखिए, सिंहासन पे 1296 पे आए हैं, 1296 में आए हैं। लेकिन 1296 में जब सिंहासन पे आए, उसके पहले भी 92 और 94 में, 1292 और 1294 में ये एक युद्ध लड़ चुके थे। और ये बड़ा उसमें, जैसे कहते नहीं है कि ये जो 1294 वाला युद्ध है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है ना भैया। ये आपका जो देवगिरी वाला था, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो देवगिरी याद रखिएगा, देवगिरी। तो 96 में गद्दी में बैठे। 1997 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस अभियान में खिलजी सेना का संचालन किसने किया? उलुग खां और नुसरत खां। अभी आपको हमने इनके 5 जो सिपह सालार थे उनके नाम लिखाए हैं, जिसमें नाम था अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, और एक कौन? 1000 दिनारी यानी मलिक काफूर। वही भैया ये है उलुग खां, और कौन है? नुसरत खां। इस समय गुजरात का शासक कौन था? कर्ण था। वह खिलजी की सेनापति का सामना नहीं कर गया और भागकर देवगिरी के राजा के पास चले गए। खिलजी की सेना ने गुजरात की राजधानी अहिरवाड़ को लूटा। कर्ण की पत्नी कमा देवी को पकड़कर सुल्तान की सेवा में भेज दिया गया। खिलजी की सेना ने सोमनाथ मंदिर पर भी लूटपाट की और उसे यहां से काफी धन मिला। धन की वजह से ही, धन की लूटे गए धन की वजह से ही इन्हीं के सेना में बाद में इसी युद्ध के ठीक बाद झगड़ा हो गया, नए मुसलमान वर्सेस पुराने मुसलमान। इसी युद्ध के बाद जब ये लूट का पैसा ले जा रहे थे तो सेना के लोग आपस में लड़ गए। चलिए अगले की बात करते हैं, रणथंबोर की विजय।
अब गुजरात जीत गए तो गुजरात विजय से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पे आक्रमण किया। अब आक्रमण किया क्यों? क्योंकि रणथंभौर पहले दिल्ली में ही शामिल था, मतलब इनके सल्तनत में ही था। तो रणथंभौर पे आक्रमण करने के कई कारण थे। पहला, रणथंभौर दिल्ली के सल्तनत के अधीन हुआ करता था। दूसरी चीज, अभी जब इसके पहले वाला जब गुजरात विजय हुई थी उसमें जो झगड़ा हुआ था नए मुसलमान वर्सेस पुराने मुसलमान, तो जिन लोगों ने झगड़ा किया था वो बाद में भागकर यहीं पहुंच गए। ठीक। दूसरा, उसने अलाउद्दीन के दुश्मनों अर्थात नए मुसलमानों को शरण दे रखी थी। और तीसरा, हमेशा क्या होता, महत्वपूर्ण किला था, शक्तिशाली किला था। तीसरा ये कि वह शक्तिशाली किला था, इसे वो हर हाल में जीतना चाहता। तो तीन कारण हो गए। एक तो ये कि पहले ये दिल्ली में अधीन था। दूसरा, उसने जो अभी गुजरात विजय में जो लूट का पैसा आया था उसमें जो झगड़ा हुआ था, जो नए मुसलमान थे वो भाग के यहीं चले गए थे और इन्होंने उनको शरण दे दी थी, ये दिक्कत थी। और तीसरा, मजबूत किला था, रुपया पैसा बहुत था, चाहता था कि ये जीत जाए। ठीक। रणथंभौर के शासक कौन थे? अमीर देव। इन्होंने अत्यंत वीरता से खिलजी की सेना का सामना किया और इन्होंने खिलजी के जो सेनापति थे नुसरत खां, इनकी हत्या कर दी। नुसरत खां की हत्या हो जाती है। यहां पर याद रखना, जो बड़े बड़े 5 सेनापति थे उसमें से एक की हत्या हो गई। नुसरत खां के मारे जाने के बाद खिलजी ने स्वयं रणथंभौर के प्रस्थान किया। जैसे खबर मिली नुसरत खां मर गए, उन्होंने कहा ठीक है हम स्वयं आ रहे हैं। 1 साल तक ये चलता रहा लेकिन सुल्तान कब्जा कर नहीं पाए। अंत में इन्होंने क्या किया, एक दुनिया की सबसे पुरानी तरकीब होती है कि जब दुश्मन को हरा ना पाओ और अपने देश में खूब चला। झांसी की रानी के लिए भी बोलते हैं कि साहब अच्छा खासा झांसी की रानी का किला जीत नहीं पाते लेकिन किसी ने गद्दारी करके गेट खोल दिया, है ना। प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध में भी आपने ये सब खूब पढ़ा होगा, या अलीपुर बम कांड आपने पढ़ा होगा, वहां भी यही चला। ये सब चीजें हमेशा चलती रहती हैं, विश्वासघात वाली। यहां पे क्या होता है, अलाउद्दीन ने क्या किया, हमीर देव का जो प्रधानमंत्री था, कौन, नड़मल को, इसको अपनी ओर मिला लिया और इसकी सहायता से खिलजी ने रणथंभौर पे विजय प्राप्त की। वहां का जो प्रधानमंत्री था नड़मल, उसको अपने साथ मिला लिया, उसने सारे राज बता दिए, किला खोल दिया, आक्रमण किया और जीत गए। यानी अगर ये ना होता तो गड़बड़ी ना होता। गद्दार बहुत रहे हैं इस देश में और हर काल खंड में हमें लगता है इस तरह के लोग निश्चित होते ही थे। चित्तौड़ में आ जाओ। चित्तौड़ का जो हमला था, उसके बारे में माना जाता है कि यह हमला, हालांकि इसका बड़ा सटीक वर्णन अमीर खुसरो करते हैं। अमीर खुसरो दक्षिण के अभियान पे इनके साथ ही जाते थे। अमीर खुसरो के वर्णन से इस बात का पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी में 1903 थोड़ा गलत लिखा है, 1303 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। अब 1303 में अमीर खुसरो बताते हैं ये बात। चित्तौड़ का किला रणथंभौर के बाद उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शक्तिशाली किला था। अब युद्ध करने का कारण क्या है, तो हर बार युद्ध करने का एक ही कारण होता है कि शक्तिशाली किला है, मजबूत किला है और मेरा काम ही है किले पे जाकर आक्रमण करना ताकि उससे पैसा मिल सके, मेरी रंगबाजी बढ़े, गौरव बढ़े, पद प्रतिष्ठा बढ़े। और दूसरी बात, एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण इसमें बात आती है कि माना गया कि जो वहां राणा रतन सिंह थे, उनकी जो पत्नी थी पद्मावती, उनके कारण भी ये युद्ध करने वहां जाते हैं, देखते हैं। चित्तौड़ की खूबसूरत महारानी को हासिल करना। ठीक। 8 महीने तक युद्ध चलता रहा, कोई जीत हार नहीं हुई। ठीक। और अंत में भीषण संघर्ष के बाद 8 महीने तक भीषण संघर्ष के बाद उसे सफलता मिली और उसने किले पे अधिकार कर लिया। लेकिन जो मेन इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। फिल्म में भी आपने देखा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जो उपन्यास है पद्मावत, उसमें भी इस चीज का वर्णन है। जो मेन मकसद था रानी पद्मावती को हासिल करना, वैसा नहीं हुआ। उन्होंने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। अपने आप को चारों तरफ जौहर का सिस्टम होता है, कुंड होता है, उसमें लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां रख के वो लोग स्वयं अपने आप को आग लगा लिया, लकड़ियों में आग लगा, मतलब स्वयं अपनी चिता तैयार करना। जब पुराने जमाने में क्या होता था, राजपूत महिलाएं देखती थी
कि उनका जो है हम लोग युद्ध में हार गए हैं, दुश्मन जो है अंदर आने वाला है, आएगा तो हमारे साथ दुर्व्यवहार बदसलूकी करेगा, अन्य कई तरह की घटनाएं होती थी, तो वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो अपने आप को मार लेती थी। और ऐसा इन्होंने किया तो मतलब ये जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे बड़ा नाराज हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ कि भाई 8 महीने से 9 महीने से हमें हासिल क्या हुआ, लेने तो यही आए थे कि महारानी मिल जाए। अंत में गुस्से में आके उसने पूरे शहर में मारकाट मचाई और बहुत सारे हिंदुओं को मार डाला। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने हजारों राजपूतों की हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया अपने बेटे के नाम से। हालांकि बहुत दिन तक कब्जा हुआ नहीं, जब ये चले गए तो वापस राजा वहां पे आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त भी मालवा की विजय हुई। मेवाड़ पे विजय करने के बाद 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पे आक्रमण किया। इस समय मालवा का सेनापति कौन था? हरनंद था। अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। हालांकि वो जीत भी जाता, लेकिन वो दुर्भाग्यवश युद्ध के दौरान मारा गया और मालवा पर भी इनका अधिकार हो गया। इसके अलावा उज्जैन, धारा, चंदेरी, मारवाड़ आदि प्रदेशों पर भी उसने अधिकार कर लिया और इन जीतों के बाद उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं रही। भाई उसका तो यही काम था, बस लूटे रहो लूटे रहो। मेन उद्देश्य भी यही था, लूटपाट करना। दक्षिण जो अभियान था उसका कारण ही यही था, केवल और केवल लूटपाट करना। अब दक्षिण भारत के अभियान देखते हैं। पहला वारंगल का अभियान है। 1303 में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के प्रथम अभियान का आरंभ किया। उसने एक शक्तिशाली सेना नुसरत खान के भतीजे छज्जू के नेतृत्व में भेजी, जिसने वारंगल पर आक्रमण कर लिया। इस समय वारंगल में काकतीय वंश के प्रतापी शासक प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा है। अब यह क्वेश्चन सिविल में आ चुका है कि किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था? देखो, उसने बहादुरी से खिलजी की सेना का सामना किया और खिलजी की सेना को हराया। यहां पे समझना, काकतीय शासक कौन है भैया? क्या नाम है? रुद्रदेव। और इसने हरा दिया, किसको हराया भैया? खिलजी को। अब यह क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वारंगल के किस शासक ने खिलजी को हराया था, या खिलजी कहां पे हार गया था? तो खिलजी हारे किससे? रुद्रदेव से। कहां के शासक है? वारंगल, काकतीय वंश के शासक थे। अब याद करिए, एक जगह हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक अभियान जो शुरू किया, उस अभियान में क्या हुआ था? अभियान में आप याद करिएगा, देवगिरी का अभियान चला था। देवगिरी का अभियान 1914 में चला था। 1914 में जो हमारे रामचंद्र देव जी थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, बहुत सारी शर्तें मानी थी कि हम साहब ये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने 1994 में मान लिया, लेकिन 8-10 साल बाद उनके मन में कुछ आया होगा। अलाउद्दीन खिलजी में 1294 में, अभी बताया हमने आपको, 1294 में इसी में देवगिरी से विजय प्राप्त की थी। उस समय शासक अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं थे, उस समय जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने उनको भेजा था। इसके पश्चात देवगिरी के राजा ने, रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक राजस्व देने का वचन दिया था, लेकिन 1303 से उन्होंने इसको देना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि उस समय खिलजी अलग अलग जगहों पर युद्ध कर रहा था, इनको लग रहा था कि अभी अभी एक युद्ध हारे, कमजोर हो गए होंगे, ये यहां अटके पड़े हैं, वहां अटके पड़े हैं, ये 4 जगह युद्ध कर रहे हैं, 2 जगह युद्ध कर रहे हैं, मंगोलों से अलग लड़ रहे हैं, सीरी का किला बनवा रहे हैं, तो हम पैसा नहीं देंगे, हम तक कौन आ पाएंगे? ठीक। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने नाइब मलिक के नेतृत्व में अपनी सेना देवगिरी पे आक्रमण किया। ठीक। रामचंद्र देव ने खिलजी की सेना का सामना किया, लेकिन उसे हार का सामना आत्मसमर्पण करना पड़ा। खिलजी ने अपार धनराशि भेजना पड़ा। सुल्तान ने भी उससे अच्छा व्यवहार किया। यहां समझिएगा, रामचंद्र देव, ठीक, इनको क्या था भैया? रामचंद्र जो देव थे, है ना, इनको राय रामन, है ना, या इसको और अच्छा लिख दो, रायन की उपाधि दी गई।
अब भैया आत्मसमर्पण कर दिया तो खिलजी ने अच्छा व्यवहार किया, और खिलजी ने क्या किया कि इन्हें राय रायन की उपाधि दे दी। अब यहां पे समझिएगा, इसी समय खिलजी की शादी होती है, खिलजी का विवाह हो गया इन्हीं की बेटी से, नाम था झत्यापनी देवी, ठीक। और इनका एक बेटा भी हुआ। अब ये बेटा कौन है, ये बेटा कौन है, देखते हैं ये बेटा कौन है। ये बेटा ये है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। वापस आ जाए जहां थे भैया, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी कहां गया। तो उन्हीं का बेटा था भैया, ठीक है, उन्हीं का बेटा था। यानी ये जो है रामचंद्र, इनकी बेटी जो है देवी है, इनकी शादी हो गई खिलजी से, ये ध्यान रखना है। और ये जो रामचंद्र देव जी हैं, इन्हें रायन की उपाधि दी गई। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, वारंगल की विजय हुई। पहली बार तो भैया वारंगल में हार गए थे। अब की बार क्या हो गया, खिलजी की सेना ने 1808 और 1809 में फिर से वारंगल पे आक्रमण किया। इस बार खिलजी की सेना को देवगिरी के राजा की मदद करी। अब देवगिरी के राजा ने मदद क्यों करी, क्योंकि भैया देवगिरी के राजा जो थे वो तो खिलजी के ससुर हो गए ना, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है, तो अब वो क्या हो गए, ससुर हो गए। तो भैया ससुर अपने दामाद की हेल्प तो करेगा। और इस बार कौन थे सेनापति, मलिक काफूर। वारंगल के दुर्ग को काफी क्षति हुई और अंत में वहां के जो शासक थे रुद्रदेव, इनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक, और इसमें इन्होंने क्या दिया, इसके बदले 300 हाथी, 700 घोड़े, अपार धन देना पड़ा। इसके अलावा साल का टैक्स भी देना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया और देखते हैं होयसाल राज्य। मैसूर के पास स्थित होयसाल राज्य में राजा बल्लाल इस समय शासन कर रहा था। खिलजी की सेना ने आक्रमण किया और बल्लाल ने बहुत कम प्रतिरोध किया और सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। एक खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो खिलजी की विजय था उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, मलिक काफूर। यहां भी देखिए मलिक काफूर, इसके पहले भी मलिक काफूर थे। मलिक काफूर ने ही इनकी शादी करवाई थी, दूसरी वाली शादी झत्यापनी देवी से, मलिक काफूर ही थे उसमें। राजधानी को लूटा, मंदिरों को लूटा और उसके बाद बल्लाल को खिलजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य राज्य, जब खिलजी की सेना होयसाल राज्य को लूट रही थी तो उसी दरमियान, अब देखो यहां फिर वही बात आ गई जो हम लोगों ने देखा, कहां पर, जो हमने देखा मोहम्मद गोरी के समय में कि जयचंद और पृथ्वीराज के झगड़े में फायदा किसका हो गया, मोहम्मद गोरी का। वही चीज हम यहां देखते हैं। जिस समय खिलजी की सेना होयसाल में लड़ रही थी उसी समय पांड्य राज्य में वीर पांड्या और सुंदर पांड्य के बीच संघर्ष चल रहा था। इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। अब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा मौका होता है किसी एक को जीतने का, लेकिन खिलजी वेट कर रहे थे। सुंदर पांड्य जो थे इन्होंने मलिक काफूर से मदद मांगी। अब यहां समझना, एक तरफ है वीर पांड्य, एक तरफ है सुंदर। सुंदर ने हेल्प किससे मांगी, मलिक काफूर से। मलिक काफूर ने कहा बिल्कुल। मलिक काफूर ने तुरंत इनकी हेल्प करी और इन दोनों ने मिलकर इन पे आक्रमण कर दिया। ठीक, मलिक काफूर ने इसे साहस स्वीकार कर लिया। इसके बाद मलिक काफूर ने पांड्य राजधानी मदुरा पे आक्रमण करके उसे लूटा और वीर पांड्य ने साहस नहीं खोया और खिलजी की सेना के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। हालांकि वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, अब सुंदर पांड्य तो इनके साथ में, मलिक काफूर के साथ, वीर पांड्य ने बहुत, देखो वीर पांड्य हारे नहीं,
लगातार छापामार युद्ध, यानी अचानक आ जाए और 10-20-25 लोगों को मारे अपनी सेना के साथ और भाग जाए, छापामार युद्ध जारी रखा। तब तक अब इसका उल्टा क्या हुआ, मलिक काफूर ने क्या किया, वीर पांड्य को पकड़ने का काफी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। फिर उसने क्या किया, उसने इनका कहा इनकी दुखती रख पे हाथ रख दो। क्या, इन्होंने उनकी सेना को, उनके राज्य को लूटना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया। जैसे पिक्चरों में दिखाते नहीं है कि अगर हमें तुम्हें रोकना तो पता लगा तुम्हारे लड़के की खोपड़ी बंदूक रख देगी, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। हर पिक्चर में यही तो होता है। इन्होंने क्या किया, निर्दोष जनता को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान खिलजी सेना ने पांड्य राज्य को इतना लूटा कि उसे इतनी अपार धन दौलत प्राप्त हुई जिसकी कल्पना उसने स्वप्न में भी नहीं की थी। उसको अंदाजा ही नहीं था कि ये साउथ का, और वैसे भी दक्षिण में आप जानते हो हर राज्य में पैसा बहुत है। भारत के जितने भी अमीर बंदे सब दक्षिण भारत में हैं। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इसको कल्पना ही नहीं थी। इसने कहा छोड़ो यार सिंहासन लगाने वाले, लूट लो, क्योंकि लूटना ही तो मेन मकसद था। भाई मेन मकसद देखा जाए तो क्या था भैया, मेन मकसद तो यही था कि सबसे पहले हमें पैसा लूटना है और साथ में हमें दिखाना है कि हम कितने बहादुर हैं, उच्च कोटि की निर्भीकता दिखानी। ठीक, मलिक काफूर ने 312 हाथी मिले थे, लगभग 20,000 घोड़े मिले थे और 2750 पाउंड सोना मिला था। सोचो कितना सोना मिला, और रत्न आभूषण मिले। अब आप सोचो 2750 पाउंड सोना इतना मिला, यानी 3 कुंटल से ज्यादा सोना है ना। लेकिन ऐसा नहीं कहीं रखा हो, घर घर जाते थे, सेना घर घर जाती थी। सेना आ गई, हर घर में 5 सैनिक, इस घर में 5 सैनिक, इस घर में जो गया उसको जो मिल जाए उसको मार दो और सारा बक्सा खोल के पैसा निकाल लो, ये काम होता था। तभी तो लोग, उस समय तिजोरी नहीं होती थी, लोग घरों में जमीन में गाड़ देते थे, दीवार में गाड़ देते थे कि हम दे कहां, बैंक में रख नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट तब होता नहीं था। तो 2 ही तरीके हो सकते थे, जमीन में गाड़ दो और नहीं तो भैया जो है आप लूट ले कोई व्यक्ति। तो लूटपाट मेन होती थी। जब सेना घुसती थी एक एक घर में जाके लोगों को निकालती थी, उन्हें मार डालती थी, पैसा रुपया लूट लेती थी। कई बार तो ऐसे भी पता लगा सुबह से लड़ रहा है, थक गए, किसी के घर में गए, खाना गरम गरम मिल रहा, वही खा लिया, लूट लिया, मार डाला सबको, भी खाना खाया, पैसा रुपया लूटे चले गए। क्योंकि लूट के माल में भी सैनिकों का हिस्सा होता था, जितना ज्यादा लूटेंगे उतना ही हिस्सा मिलेगा। और देखते हैं देवगिरी। अब यहां समझना, जो देवगिरी था, देवगिरी 2 बार युद्ध हो चुका है, अब तीसरा आक्रमण। एक बार जलालुद्दीन के समय में जिसमें अलाउद्दीन जीता, दूसरी बार में अलाउद्दीन की जब शादी हो गई इनके उससे बेटी से, तीसरी बार क्या हुआ, जैसे रामचंद्र की मृत्यु हुई, रामचंद्र की जब मृत्यु हो गई तो इनके लड़के ने कहा हम नहीं जानते तुम हमारी जीजा होगी क्या हो। भाई रामचंद्र का बेटा तो इनका साला हुआ, अलाउद्दीन खिलजी कौन होगा, जीजा। उनने कहा जीजा ईजा कुछ नहीं, हम नहीं जानेंगे। ठीक, वो शुरू से ही सुल्तान का विरोधी था। अब सुल्तान का विरोधी तो सब लोग थे, लेकिन अब वो तो मजबूरी में उन्होंने अपनी लड़की की शादी करी कि भैया नहीं करेंगे तो ये पूरा राज्य तबाह कर देगा। ये अपने जीजा के विरोधी थे, क्योंकि जान रहा था उनकी बहन की शादी जबरदस्ती हुई है। अतः 1311 में उसने खिलजी को टैक्स देना बंद कर दिया। इसके कारण 1313 में मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। शंकर देव ने बहुत बहादुरी से सामना किया, रामचंद्र का बेटा शंकर देव, लेकिन हालांकि वो मारा गया और देवगिरी पे मलिक काफूर का अधिकार हो गया। इसके बाद मलिक काफूर ने पूरा गुलमर्गा, दमौल, चोल सब पे अधिकार कर लिया और धीमे धीमे सारा पैसा इकट्ठा करके वो दिल्ली ले आया। दिल्ली में वो उच्च कोट की, अब देखिए गुजरात विजय में हर जगह कौन आता है, मलिक काफूर। मलिक काफूर सब जगह आता है और इसके बाद लगातार ये अभियान चलते रहते हैं। इन्हीं अभियानों के दौरान 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई और इसकी मौत के बाद याद करिएगा जो राजा थे कौन, चंद्रदेव, जिनकी बेटी से शादी हुई थी जत्यापनी देवी, उनका बेटा जो था उसको शासक बना दिया गया और मलिक काफूर ने ही इसको बनाया था। लेकिन केवल 35 दिन तक ही बन पाया, उसके बाद शासक मिला कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। और अब यहां से शुरू होगी कुतुबुद्दीन मुबारक की कहानी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं